Today topic is the acromegaly and gigantism. Basically, we're going to learn about both of them and about their differences also. So basically, both the term denote a basically excessive growth of the person's physical parameters, which make them their appearance a characteristic and different from the other people. So as we remember, try to remember both the term means the person. We can imagine a person who is having a large stature, who is having a large big body other than the normal. So now the what is acromegaly? So acromegaly is basically it's a chronic metabolic disorder जहाँ पे जो बॉडी है उसका ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर चेंजेस आने लगते हैं. तो ये जो चेंजेस होते हैं ये यूजुअली बॉडी में प्यूबर्टी अटेन करने के बाद होते हैं, प्यूबर्टी अटेन करने से पहले नहीं होते. तो एक्रोमेगैली होता है यहाँ पर जो पर्सन होता है उसकी हाइट अफेक्ट नहीं होती, बल्कि उसकी जो डिस्टेंट एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं वो अफेक्ट होती हैं. जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, यहाँ पर एक हाथ है जो एक दूसरे हाथ से थोड़ा बड़ा है, थोड़ा अगली सा है, एंड उधर एक पैर है जो बड़ा है, बड़ा सा दिखने वाला है. तो ये एक फीचर होता है एक्रोमेगैली का कि यहाँ पर जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं वो एनलार्ज होती हैं, जबकि जो पर्सन होता है उसकी हाइट तो उतनी ही रहती है लेकिन उसकी जो एक्सट्रीमिटीज़ पॉइंट होते हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं. तो पैथोफिजियोलॉजी ये कहती है कि जो हाइपर सेक्रीशन होनी स्टार्ट हो जाती है ग्रोथ हार्मोन की वो प्यूबर्टी के बाद शुरू होती है, जिसकी वजह से होता क्या है, किसी भी पिट्यूटरी ट्यूमर या कोई ऐसे एग्जिस्टिंग कॉज होने की वजह से जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन एक्सेसली प्रोड्यूस हो रहा है, ये देखा जाता है कि उसकी वजह से एक्रोमेगैली होता है. इसके अलावा कुछ एडिनोमाज हो सकते हैं जो कि बिनाइन हो सकते हैं नेचर में, या फिर वहाँ पर हमें किसी प्रकार का कोई ट्यूमर मिल जाएगा. अब बात करते हैं सिम्टम क्या मिलेंगे. पहला तो होता है बॉडी ऑर्डर. उस इंसान की जो गंध होगी वो थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक होगी. उसके अंदर कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है क्योंकि बड़े बड़े हाथ होंगे, तो हो सकता है कि उसकी कोई नर्व एंट्रैपमेंट हो जाए. मसल जो स्ट्रेंथ होती है वो भी कम हो जाती है, फटीग जल्दी होने लगता है, बड़े बड़े हाथ और पैर होते हैं, ग्लैंड्स उसके बॉडी के बढ़ जाते हैं, बड़ा जॉ और बड़ा ही बड़ी टंग होती है, और उसकी जो हाइट होती है वो भी ज़्यादा नहीं होती. उसको हेडेक रहता है, उसकी आवाज़ में हॉर्शनेस आ जाती है, उसको जॉइंट पेन रहने लगता है, उसका जो जॉइंट मूवमेंट होता है वो भी कम हो जाता है, यहाँ तक कि उसे स्लीप एपनिया रहता है. इसकी जो स्किन होती है वो मोटी होने लगती है, उसके दांतों के बीच गैप आ जाता है. हेयर ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा देखा गया है फीमेल्स के अंदर एक्सेसिव ग्रोथ होती है. दूसरा फीचर जो इसका होता है वो होता है वेट गेन होने लगता है, एंड उन सब चीज़ों का जो कारण होता है वो होता है कि ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है. अब हम इसे डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे किसी और कंडीशन से, जैसे कि ये कहीं कोई सूडो एक्रोमेगैली तो नहीं है जिसमें कि जो फीचर होता है वो ये होता है कि वहाँ पर कोई ग्रोथ हार्मोन का जो लेवल होता है वो एलिवेटेड नहीं होता, या कोई फिजियोलॉजिकल ग्रोथ स्पर्ट भी हो सकती है जो प्यूबर्टी के बाद जाकर हो रही है, या फिर कोई फैमिलियर टॉल स्ट्रेचर हो सकते हैं जिसकी वजह से उसके बड़े हाथ और बड़े पैर हैं, या फिर जो रीज़न हो सकता है वो हो सकता है कि उसे माइक्सीडिमा हो. तो हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे जिससे हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे. जैसे कि हम लोग विजुअल फील्ड टेस्ट करेंगे उसका. उसके अलावा हम उसके पिट्यूटरी हार्मोन्स के लेवल्स को देखेंगे, जैसे कि उसका प्रोलैक्टिन कितना है, एड्रिनल कितना है, थायराइड ग्रोथ हार्मोन कितना है, गोनेडल हार्मोन्स कितने हैं. अब एक एमआरआई स्कैन भी कराते हैं पिट्यूटरी का और हाइपोथैलेमस का, जस्ट टू चेक कि कोई पिट्यूटरी एडिनोमा तो नहीं है वहाँ पर. फिर सीटी स्कैन भी कराएंगे सेम रीजंस की वजह से, जिसकी वजह से गोनेडल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स तो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होते. अब आती है प्रोग्नोसिस की. तो जो प्रोग्नोसिस होता है बेसिकली जो पिट्यूटरी सर्जरी होती है वो हर पेशेंट में सक्सेसफुल होती है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो ट्यूमर ग्रो कर रहा होता है उसको सक्सेसफुली ईजिली रिमूव कर देते हैं बिना किसी ट्रीटमेंट के या सिम्टम के. केसेस में जो ट्रीटमेंट हो जाता है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई पार्टिकुलर सिम्टम नहीं आ रहा तो हम लोग उसे काफ़ी स्टेज तक उसे पकड़ नहीं पाते, जिसकी वजह से कई बार बिनाइन कॉजेज़ भी मेलिग्नेंट हो जाते हैं. अब कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं. पेशेंट जिसको एक्रोमेगैली है उसको जॉइंट पेन की वजह से अर्थराइटिस हो सकता है, उसे कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज आएंगे क्योंकि बॉडी को ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है, कोलोनिक पॉलिप डेवलप हो सकते हैं बॉडी पे, ग्लूकोज इंटॉलरेंस, हाई ब्लड प्रेशर, स्लीप एपनिया, या फिर स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन भी उसकी जो है वो हो सकती है, यूट्राइन फिब्रॉइड्स बॉडी के
अंदर डेवलप हो सकते हैं, या फिर उसे विजन एबनॉर्मलिटीज़ भी आ सकती हैं। अब हम बात करेंगे जाइजेंटिज्म के बारे में। तो यहाँ पर जो ग्रोथ हार्मोन है उसकी ही प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर जो रीज़न होता है वो ये होता है, डिफरेंस होता है कि ये कंडीशन प्यूबर्टी से पहले डेवलप होती है, यानी कि बचपन में डेवलप होती है, जहाँ पर जो बोन ग्रोथ होती है वो अभी तक रुकी नहीं होती, जिसकी वजह से जो बोन ग्रोथ रुकी नहीं होती, बोन प्लेट नहीं डेवलप हुई होती, जिसकी वजह से बोन भी ग्रोथ होती है, हाइट भी बढ़ती है। और हम ऐसे ही लोगों को देखेंगे इस पिक्चर में, जहाँ पर एक इंसान बहुत लंबा है हाइट में एक नॉर्मल पर्सन से। तो ये बताता है कि जाइजेंटिज्म एक तो चाइल्डहुड में डेवलप हो जाता है, प्यूबर्टी का तक का नहीं वेट होता, और चाइल्ड में ही हमें ग्रोथ हार्मोन के लेवल ज़्यादा मिलेंगे, और जबकि हमें एक्रोमेगैली में प्यूबर्टी के बाद मिल रहे थे। यहाँ पर दोनों ही का एक ही रीज़न होता है कि जो ग्रोथ हार्मोन है उसकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है। तो इस वजह से हम इसके कॉजेज़ पढ़ेंगे कि आखिर ऐसे कॉजेज़ इसके क्या होंगे। तो सबसे पहला जो इसका सबसे कॉमन कॉज होता है वो यही होता है कि जो ग्रोथ हार्मोन है उसकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है। कोई बिनाइन ट्यूमर डेवलप हो चुका है पिट्यूटरी ग्लैंड में, या फिर हो सकता है कि कैमी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो चुका हो, मैक्यून एब्राइट सिंड्रोम जो जिसे हम लोग मास भी बोलते हैं वो डेवलप हो चुका हो, या फिर MEN1 हो चुका हो, दैट इज मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया हो चुका हो। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस में भी जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं उसके सिम्टम की। तो जो सिम्टम होते हैं जैसे कि उसको डिलेड होगी प्यूबर्टी, डबल विजन या डिप्लोपिया उसको डेवलप हो जाएगा, फ्रंटल ब्लॉसिंग होगी, उसे हेडेक रहेगा, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी, पीरियड्स उसे बहुत ज़्यादा इरेगुलर मिलेंगे फीमेल में, हमें लार्ज हैंड एंड फीट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसकी हाइट भी ज़्यादा मिलेगी, ब्रेस्ट मिल्क उसका रिलीज़ हो जाएगा पहले ही, थिकनिंग होगी उसके फेशियल फीचर्स की, और यहाँ तक कि उसकी बॉडी में वीकनेस भी हमें मिलने वाली है। तो ये सारे कॉजेज़ होते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम ऐसे कौन से एग्ज़ाम या टेस्ट लेंगे, जैसे कि हमने CT या फिर MRI स्कैन लिया और उससे हमने पिट्यूटरी ट्यूमर को जो है वो विजुलाइज़ किया। अब बात करते हैं कि जो फेलियर होते हैं जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन सप्रेस नहीं हो पाता, तो ये ज़्यादातर ओरल ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट से हम लोग एनालाइज कर लेते हैं, हाई प्रोलैक्टिन लेवल्स को देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि डैमेज क्या होता है पिट्यूटरी के लो लेवल्स की वजह से, जैसे कॉर्टिसोल डैमेज, ईस्ट्राडायोल, टेस्टोस्टेरोन और थायराइड हार्मोन को डैमेज भी होता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? मेडिकली तो इसका यही ट्रीटमेंट होता है कि हम लोग GH की जो रिलीज़ हो रही है, ग्रोथ हार्मोन की जो रिलीज़ हो रही है उसको कम करा देंगे, GH के या फिर इफेक्ट को हम लोग कम कर देंगे, या जो उसकी ग्रोथ हो चुकी है उसको अभी जहाँ पर है वहाँ पर उसे रोक देंगे, या फिर हम उसे डोपामिन का एगोनिस्ट देंगे जिसकी वजह से वो डोपामिन की प्रोडक्शन को रोक देगा, GH का एंटागोनिस्ट देंगे जैसे हमने पेग्विसोमैट दे दिया, या सेक्स हार्मोन थेरेपी भी देते हैं, या फिर हम देते हैं सोमैटोस्टैटिन का एनालॉग। अब बात करते हैं कि कुछ और ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं जाइजेंटिज्म के। एक होता है कि हम पिट्यूटरी ग्लैंड को रेडिएशन के थ्रू रेगुलेट करा देंगे, जिसकी वजह से GH जो है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा, जो ग्रोथ हो चुकी है उसके बाद और ग्रोथ नहीं होगी। तो इसमें कई बार हम लोग सर्जरी भी करते हैं, जिसमें अगर कोई पिट्यूटरी ट्यूमर डेवलप हो चुका है तो उस पिट्यूटरी ट्यूमर को हम सर्जरी करके ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस भी हम इसको रखते हैं कि हम उसे वहाँ से रिमूव कर देंगे। अब बात करते हैं इसका प्रोग्नोसिस की। तो प्रोग्नोसिस सिंपल है कि पिट्यूटरी सर्जरी यूजुअली सक्सेसफुल हो जाती है ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन में, तो इसका ऐसा कुछ खास रोल नहीं होता। तो यही कुछ डिफरेंसेस होते हैं दोस्तों कि आप एक्रोमेगैली और जाइजेंटिज्म में, कि एक्रोमेगैली प्यूबर्टी के बाद डेवलप होता है और जाइजेंटिज्म एक बच्चों में डेवलप होने वाला डिसीज़ है, जो कि दोनों ही जो है ग्रोथ हार्मोन की ओवर प्रोडक्शन की वजह से होते हैं। इन दोनों को एनालिस करने का एक ही तरीका होता है, दैट इज़ हम लोग ग्रोथ हार्मोन्स के लेवल को चेक करते हैं, या फिर हम कोई पिट्यूटरी ट्यूमर एक्सेस करते हैं CT और MRI कराकर। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी जाइजेंटिज्म की? एक तो प्यूबर्टी जो है वो डिले हो जाएगी, और उसके अलावा जो उसके डेली लाइफ टू लाइफ फंक्शन है वो उसको डिफ़िकल्ट हो जाएंगे, उसके लार्ज साइज की वजह से डिफरेंट होगा वो और लोगों से, डिमिनिश्ड विजन होगा, उसको डिप्लोपिया डेवलप हो सकता है, टोटल विजन लॉस भी हमने देखा है, एम्बेरसमेंट होगी, आइसोलेट कर लेगा वो इंसान अपने आप को, क्योंकि वो दुनिया में से अलग दिखेगा, उसको हाइपोथायराइडिज्म डेवलप हो सकता है।